बबलू एक टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन उसकी कार में एक 55 साल की औरत सवार हुई। सवार होते ही वह रोने लगी। बबलू ने उसे रोते हुए देखा तो रोने की वजह पूछने लगा तो वह औरत कहने लगी, क्या करूं बेटा, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, लेकिन दुख की बात है कि उसकी शादी का जोड़ा तक मेरे पास नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। बबलू ने जब यह सुना तो उस औरत से कहा, आंटी आप परेशान ना हो, विदाई से पहले ही मैं उसकी शादी के कपड़ों का बंदोबस्त कर दूंगा। आप बस अपनी बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। यह सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई और बबलू को दुआएं देने लगी। बबलू अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारी शादी का जोड़ा ज़रा मुझे दे दो, जो शादी वाले दिन तुमने पहना था। पत्नी ने उससे वजह पूछी तो उसने वजह बताई। फिर पत्नी ने वह जोड़ा निकाला और बबलू को दे दिया। बबलू शादी का वह जोड़ा लेकर बताए गए एड्रेस पर पहुंचा, लेकिन वह जैसे ही घर में पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि घर में तो निशा हैरान थी कि न जाने उसके पिता उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। जब से उसने होश संभाला था उसने ये बात नोट की थी। पहले तो वह बहुत छोटी थी, वह किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, पर जब वह बड़ी हुई तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता था। उसकी दो बहनें उससे बड़ी थी, जिनसे पिता बहुत प्यार करते थे। उसकी बहनें जो भी पिता से कहती, उसके पिता वह चीज़ सामने लाकर रख देते थे। उसके पिता उसकी बहनों की इच्छा पूरी करते, लेकिन निशा को तो कोई जवाब तक नहीं देते थे, उससे बात भी नहीं करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से ये बात पूछी थी कि माँ, ऐसी क्या खराबी है मुझ में, ऐसी कौन सी गलती हुई है जो पिताजी मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैंने ये बात नोट की है कि पापा बड़ी बहनों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद मेरी सूरत भी देखना उन्हें पसंद नहीं। माँ ने जब निशा की ये बात सुनी तो उसे सीने से लगा लिया और कहा कि बेटी, तुम्हारे पिता गलती कर रहे हैं, तुम्हारी कहीं भी कोई गलती नहीं है। जब तुम पैदा हुई थी तो तुमसे बड़ा भाई जो 3 साल का था, न जाने उसे अचानक क्या हुआ, बस एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया था। जिस रात तुम पैदा हुई उसी रात उसकी मौत हो गई थी। कुछ भी नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा बुखार था, और फिर बुखार इतनी तेज़ी पकड़ता गया कि हम उसको बचा नहीं पाए। उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारे पिता तुम्हें मनहूस समझते हैं और ये सोचते हैं कि तुम उनके बेटे को खा गई। हालांकि मैंने उन्हें बहुत समझाया था कि ये सोच गलत है। मौत और ज़िंदगी सब ऊपर वाले के हाथ में है। उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी, लेकिन उन्हें मेरी बात समझ नहीं आती। बस बेटी, मैं तुम्हें ही समझाऊंगी, तुम उन पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मेरे लिए तो तुम किसी शहज़ादी से कम नहीं, और मेरी दुआएं हर समय तुम्हारे साथ हैं। एक दिन निशा की बहन भागती हुई उसके कमरे में आई। वह कुछ घबराई हुई सी थी। निशा ने जब उसे परेशान देखा तो पूछने लगी, ऐसी भी क्या बात है जो यूं दौड़ी आ रही हो। निशा की बहन कहने लगी, बात ही कुछ ऐसी है, पिताजी तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं, और जो लड़का तुम्हारे लिए उन्होंने चुना है वह मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। निशा ने बहन से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो, क्या बुराई है उस लड़के में। उसने अपनी बहन को जवाब दिया कि तुम हम सब बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे लिए पापा ने एक अजीब ही लड़का चुना है। वह एक टैक्सी ड्राइवर है, आम सी सूरत है। हालांकि पिताजी को चाहिए था कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जोड़ का ही रिश्ता ढूंढते, लेकिन बबलू की माँ पहली बार ही हमारे घर आई तो पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। ना ज़्यादा इस बात की खोज की कि बबलू किस तरह का लड़का है, वह तुम्हारे लायक है भी या नहीं। एक छोटा सा घर है और उसके अलावा वह एक टैक्सी चलाता है। निशा ने अपनी बहन को कहा कि मुझे पिताजी की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं। पिताजी ने जो मेरे लिए सोचा होगा वह अच्छा ही होगा, इसीलिए मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। निशा की बहन ने जब उसके शब्द सुने तो हैरान हुई और कहने लगी, तुम भी अजीब हो, बाबा तुमसे इतनी बेरुखी करते हैं, तुम्हें मुंह तक नहीं लगाते, तुमसे बात तक नहीं करते, तुम्हारे हाथ का पानी तक भी नहीं पीते, और तुम हो कि पिताजी पर जान निछावर करने के लिए तैयार हो। निशा ने कहा, वह मेरे पिता हैं, चाहे मुझसे प्यार करें या नफरत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वह मुझसे अपना रिश्ता ना तोड़ लें। नफरत भी एक तरह का रिश्ता ही तो है। मैं चाहती हूँ कि पिताजी का मेरे साथ एक रिश्ता तो चलता ही रहे। निशा की बहन ने जब उसके शब्द सुने तो अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। उसके बाद निशा की बबलू के साथ शादी हो गई। वह एक नए घर में आ चुकी थी। यहाँ का माहौल नया था, मगर फिर भी वह अपने पिता को याद कर रही थी। वह जानती थी कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे, लेकिन हर समय उसकी नज़रों के सामने तो थे। पर अब बहनों और माँ पिता से दूर होकर उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर वह अपनी सोचों से बाहर आई जब बबलू ने उससे कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी लड़की मिली, ज़िंदगी में शामिल हुई। सच पूछो तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा,
पर तुम पर भी अफसोस हो रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे लायक तो कोई शहजादा ही था जिससे तुम्हारी शादी होती। इस पर निशा ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना ही आपके अंदर कोई बुराई है। और मैं तो शक्ल और सूरत को भी नहीं मानती, इंसान का चरित्र देखती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरे साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। बबलू ने मुस्कुराकर कहा कि तुम जैसी अच्छी पत्नी हो तो भला कौन अपनी पत्नी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरेगा। मेरी तरफ से तुम्हें कभी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बबलू सुबह सवेरे टैक्सी लेकर घर से निकलता। सारा दिन वह टैक्सी चलाता था और फिर शाम को वापस आता। दिन में जितनी भी कमाई हो जाती तो उसे इस बात की खुशी होती थी और कभी उसने मायूसी नहीं की थी। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा निशा को पसंद थी बबलू के बारे में, कि उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आई। हालांकि वह इतना ज़्यादा नहीं कमा रहा था, लेकिन फिर भी अपनी इस कमाई पर खुश था। अक्सर तो वह गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में अपनी गाड़ी में सवार करता था और उनको उनकी मंजिल पर पहुंचाता था और उनसे किराया तक नहीं लेता था। ये बात निशा को बहुत पसंद थी। आज जब बबलू घर वापस आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान था। निशा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगा, आज बहुत अजीब बात हुई है जिसने मुझे अंदर से परेशान कर दिया है। आज के ज़माने में मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन लोगों में एहसास और भावनाओं की कमी हो चुकी है। कोई किसी पर तरस ही नहीं खाता। निशा उससे बार बार पूछ रही थी कि बताइए तो सही कि आखिर हुआ क्या है। इस पर बबलू ने अपनी पत्नी को बताया कि मैं टैक्सी चला रहा था। एक फैमिली थी, उन्होंने टैक्सी के सामने हाथ किया। एक इंसान था, अपनी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। वह शायद शहर में किसी रिश्तेदार को मिलने आए थे और वापस जा रहे थे। उन्होंने शहर से 20 किलोमीटर एक गांव में जाना था। वैसे तो मैं शहर के अंदर ही टैक्सी चलाता हूँ, कभी भी शहर के बाहर नहीं गया, लेकिन शाम हो चुकी थी, वह काफ़ी मजबूर लग रहे थे, इसीलिए उनके लिए मैं शहर से बाहर चला गया। जब किराए की बात हुई तो उनके पास किराया कम था, लेकिन मैंने कहा ठीक है आप सवार हो जाइए। उनको मैं गांव छोड़कर आया। फिर वापस आ रहा था कि सड़क के किनारे कुछ लोग जमा थे, कुछ लोग इकट्ठा थे। मैं अपनी टैक्सी से उतरा और लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए, हमें कोई सवारी नहीं मिल रही थी। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, यह बाइक पर आ रहा था, तेज़ रफ्तार गाड़ी से टक्कर हुई, इसके सर में चोट आई है, खून भी काफ़ी बह चुका है। गाड़ी वाला यहाँ से भाग गया। अगर आप इसे अपनी टैक्सी में अस्पताल छोड़ आएंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत बड़ा बदला मिलेगा। मैंने जल्दी से उस लड़के को टैक्सी में डाला और अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। शहर पहुंचा तो सड़क के किनारे जैसे ही पहला हॉस्पिटल नज़र आया, मैंने गाड़ी उस गेट पर रोक दी और जल्दी से उस लड़के को अस्पताल के अंदर लाया। सर पर गहरी चोट लगी थी। जबकि इमरजेंसी में उसे लाया गया तो डॉक्टर ने यही बताया कि उसका फ़ौरन ही ऑपरेशन करना होगा क्योंकि ये लड़का बहुत क्रिटिकल हालत में है। मैंने उनसे कहा कि आप ऑपरेशन शुरू कीजिए तो उस पर वह कहने लगे कि फ़ीस पहले अदा करनी पड़ेगी। मैंने उन्हें बताया कि यह लड़का मुझे सड़क के किनारे मिला था, मैं इसे जानता तक नहीं। आप इसकी जान बचा लीजिए, आपको बाद में पूरी फ़ीस मिल जाएगी। जब उनके घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो वह ऑपरेशन की फ़ीस ज़रूर अदा करेंगे। नर्स यही कह रही थी कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है वह फ़ीस पहले ही लेता है। मैंने उनसे पूछा कि इस डॉक्टर का ऑफिस कहाँ है, वह मुझे नहीं बता रहे थे। फिर एक नर्स ने मुझे इशारा किया कि वह सामने डॉक्टर साहब का ऑफिस है। मैं भागता हुआ डॉक्टर साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ। डॉक्टर के ऑफिस में गया तो वह मोबाइल में बिजी थे। मैं उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन वह बार बार मुझे खामोश रहने का इशारा कर रहे थे और फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। आखिर में मैंने चिल्लाना शुरू किया कि डॉक्टर साहब, एक लड़के की ज़िंदगी का सवाल है और आप इधर बातें कर रहे हैं। मेरे चिल्लाने पर डॉक्टर ने फ़ोन बंद किया और फिर कहने लगे कि क्यों चिल्ला रहे हो। मैंने डॉक्टर से कहा, इमरजेंसी में एक लड़का क्रिटिकल पोजीशन में पड़ा है, उसकी जान को ख़तरा है, उसका ऑपरेशन कर दीजिए। इस पर वह कहने लगा कि कौन है वह लड़का। मैंने कहा, मैं उसे जानता तक नहीं, मेरे लिए तो वह अजनबी है लेकिन भाइयों जैसा ही है। इस पर वह कहने लगा कि ऑपरेशन की फ़ीस जमा हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप इसकी जान बचाइए, फ़ीस भी आपको मिल जाएगी। लेकिन उस डॉक्टर ने यही कहा कि नहीं, बग़ैर फ़ीस के तो मैं किसी का ऑपरेशन नहीं करता, और अच्छा यही है कि आप इसे कहीं और ले जाइए। मैं उसकी बार बार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वह डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी टैक्सी के कागज़ इस डॉक्टर के सामने रखे और कहा कि आप जल्दी से इसका ऑपरेशन कीजिए। अगर आपको फ़ीस अदा ना की गई तो ये मेरी टैक्सी बेचकर आप ऑपरेशन की फ़ीस अदा कर लीजिएगा, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। डॉक्टर यह बात सुनकर हैरान हो गया और मुझसे पूछने लगा
कि एक अजनबी के लिए तुम इतने बेचैन क्यों हो, हालांकि वह तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। उसकी वजह से तुम अपनी कमाई का ज़रिया भी बेचने को तैयार हो, आखिर क्यों? मैंने कहा, सर यह इंसानियत का रिश्ता है और वह लड़का बहुत खूबसूरत भी है। उसकी माँ और पिता अपने बेटे को इस हालत में देखेंगे तो तड़प जाएंगे। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो डॉक्टर की चीख निकल गई। वह उसका अपना ही बेटा था। अब उसके हाथ कांपने लगे थे। वह ठीक तरीके से उसका ऑपरेशन भी नहीं कर पा रहा था। अपने बेटे का इतना सारा खून देखकर वह घबरा गया था। उसने अपने एक साथी डॉक्टर को फ़ोन किया, जल्दी से आओ, मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने तड़प रहा है। जब तक दूसरा डॉक्टर हॉस्पिटल में आता, वह लड़का अपनी जान की बाजी हार चुका था। डॉक्टर अपने आप को कोसने लगा कि मैं कितना लालची हूँ, इसीलिए मुझे सज़ा मिली है, मगर अब देर हो चुकी थी। डॉक्टर लालच की वजह से उसका इकलौता बेटा जान की बाजी हार गया। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इंसान क्यों इतना खुदगर्ज हो जाता है। इंसान होते हुए उसमें इंसानियत क्यों नहीं है। वहाँ से मैं वापस चला तो आया, पर ठीक तरीके से अपनी गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। इस हादसे ने बबलू के दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ दिया था। निशा ने जब यह सुना तो उसे तसल्ली दी और कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को एक बहुत बड़ी ठोकर लगती है, उसके बाद ही उसकी अकल ठिकाने आती है। उस डॉक्टर को भी ऊपर वाला शायद सबक सिखाना चाहता था। बस हम उसके लिए दुआ करेंगे कि उसको सब्र आ जाए। उम्मीद है कि अब वह दोबारा कभी भी खुदगर्जी नहीं करेगा और मसीहा बनकर लोगों की सेवा करेगा। घटना के बाद बबलू 2 दिन अपने घर में रहा। वह ठीक से काम नहीं कर सकता था। उसको हल्का बुखार हो गया था। बबलू बहुत दुखी था। बबलू का दिल बहुत नर्म था और वह दूसरों पर बहुत तरस खाता था, इसीलिए ऐसी घटनाएं उसके दिमाग पर बहुत असर करती थी। लेकिन कमाई का ज़रिया यही टैक्सी चलाना था। वह ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रह सकता था। तीसरे दिन उसने टैक्सी शुरू की तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसकी टैक्सी के सामने हाथ खड़ा किया। बबलू ने टैक्सी रोकी तो उसने एक घर का एड्रेस बताया कि मुझे यहाँ जाना है। बबलू ने उस औरत को अपनी टैक्सी पर सवार किया। गाड़ी चलाना शुरू की तो शीशे से बबलू की नज़र उस औरत पर पड़ी। वह औरत लगातार रो रही थी। बबलू से रहा नहीं गया और उस औरत से पूछा कि माँ जी, सब ठीक तो है ना? आप परेशान लग रही हैं और क्यों रो रही हैं? उस पर वह कहने लगी, बेटा बस क्या पूछते हो, आजकल की महंगाई के दौर में हम जैसे गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंसान खुद को बेच करके भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। बबलू ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हुआ क्या है आप बताइए तो। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। मेरी इकलौती बेटी है और मेरा कोई बेटा नहीं। एक आम सा रिश्ता देखकर उसका रिश्ता तो मैं पक्का कर दिया। वह लोग अच्छे हैं, ऊपर वाला उनका भला करे। उनको किसी तरह का दहेज का कोई डिमांड नहीं। हमारी गरीबी वह अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए सादगी से यह शादी होगी। लेकिन बेटा, कम से कम मैं अपनी बेटी को एक शादी के जोड़े में तो विदा करना चाहती हूँ। आज बाज़ार गई तो शादी का कोई भी कपड़ा 1000 रुपये से कम नहीं मिल रहा था। इतने पैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। बार बार सोच रही थी कि अगर बेटी के लिए शादी के जोड़े का बंदोबस्त ना हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बबलू ने जब यह सुना तो कहा, माँ जी आप परेशान ना हो, समझो आपका काम हो गया। यह सुनकर बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे। बबलू ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी ये बात कोई मजाक की थोड़ी ही है, आप परेशान ना हो। बस आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताइए, मैं जोड़ा लेकर आपके पास पहुँच जाऊँगा, वह भी आपकी बेटी की विदाई से पहले ही। यह सुनकर वह बबलू को दुआएं देने लगी। फिर उसने बबलू से कहा कि मेरे घर का एड्रेस लिख लो। बबलू ने एक कागज़ पर उसके घर का एड्रेस लिखा और फिर वह गाड़ी से उतर गई। बबलू ने देखा कि उसकी बात के बाद उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक सुकून भरी खुशी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई है और इसी चीज़ से बबलू को बहुत सुकून मिलता था। वह हमेशा अपनी हैसियत के हिसाब से गरीब लोगों की सेवा और मदद करता था और यही बात निशा को भी बहुत पसंद थी। बबलू घर आया और निशा से कहने लगा, ज़रा वह अपना लहंगा तो दो जो शादी के दिन तुमने पहना था। निशा पति की बात सुनकर हैरान हुई और पूछने लगी कि सब कुछ ठीक तो है ना। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। हालांकि वह लहंगा इतना कीमती भी नहीं था, लेकिन क्योंकि एक बार ही निशा ने पहना था इसीलिए कंडीशन बिल्कुल नई जैसी थी। इसीलिए बबलू को पूरी उम्मीद थी कि बूढ़ी औरत की परेशानी दूर हो जाएगी।
निशा ने संदूक में से वह लहंगा निकाला, उसको एक शॉपर में डाला और फिर अपने पति को दे दिया। बबलू जल्दी से अपनी टैक्सी में बैठा और फिर बताए गए एड्रेस पर पहुंचा। लेकिन वह जैसे ही घर के अंदर गया तो उसकी रूह कांप कर रह गई, क्योंकि उसमें कुछ लोग हथियार लेकर खड़े थे। उन्होंने जल्दी से बबलू को पकड़ लिया, रस्सी से बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उससे कहने लगे कि गाड़ी की चाबी निकालो। उसने अपनी टैक्सी की चाबी उन लोगों के हवाले की। फिर वह बबलू की जेबों की तलाशी लेने लगे। 4,000 रुपये उसकी जेब में थे, जो उन्होंने निकाल लिए। शायद बबलू ये उस बूढ़ी औरत को देने के लिए लाया था। इसके अलावा मोबाइल भी ले लिया और फिर वह वहाँ से चले गए। बबलू के मुंह पर पट्टी थी, ना वह शोर कर सकता था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे कि वह किसी को अपनी मदद के लिए पुकार पाता। वह बहुत परेशान था, चीखने चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार। काफ़ी हिम्मत करके बबलू ने खुद को बंधी हुई कुर्सी से अलग किया और अपने मुंह से बंधी पट्टी खोली और उसके बाद बौखलाया हुआ घर से बाहर की तरफ दौड़ा और बाहर पहुंचकर चिल्लाने लगा। वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और रो रहा था। इतनी देर में आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उसने सभी लोगों को सारा मामला बताया तो वहाँ इकट्ठा लोग कहने लगे कि हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ एक परिवार आकर रुका तो था। हमने सोचा एक ऐसा ही आम परिवार है, लेकिन वह यहाँ लोगों से मिलते जुलते भी नहीं थे। उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। अगर हमें ज़रा सी भी इस बात का शक होता कि वह लुटेरे हैं तो उन्हें कब का पुलिस के हवाले कर देते। बबलू वहाँ से वापस आया। उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। पैदल चलकर वह घर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे। जब अपने घर आया, निशा उसे देखकर घबरा गई। उसने निशा को सारे हालात से आगाह किया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। पहली बार नेकी करने पर मुझे लूटा गया। हालांकि ऊपर वाला मेरी नीयत को अच्छे से जानता था। वह औरत बहुत बड़ी नाटकबाज थी, जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और झूठ बोलकर मेरी भावनाओं के साथ खेली। निशा उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन यह तो निशा भी जानती थी कि यह नुकसान बहुत बड़ा है। उनकी कमाई का एक साधन वह टैक्सी ही थी, जो कि अब लुट चुकी थी। वह पुलिस स्टेशन भी गया। उन्होंने बबलू से यही कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी टैक्सी तुम्हें वापस मिल जाए, लेकिन वह इशारों इशारों से बबलू से पैसे भी मांग रहे थे। बबलू ने रोकर यही कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अगर होता भी तब भी मैं रिश्वत तो किसी हाल ना देता। एक जायज़ काम के लिए भी आप लोग रिश्वत लेते हैं। जिस पर उन पुलिस वालों को गुस्सा आया और उन्होंने धक्के देकर बबलू को पुलिस स्टेशन से बाहर फेंक दिया। वह मायूस चेहरा लेकर दोबारा घर में आया। टैक्सी ना होने की वजह से वह मजदूरी करने लगा। उसने कभी ज़िंदगी में ईंटें नहीं उठाई थी, पर अब हालात ऐसे थे कि उसे यह काम करना पड़ा। घर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। सारा दिन वहाँ मजदूरी करता और फिर शाम को घर वापस आ जाता। 2 दिन मजदूरी करके तीसरे दिन जब वह घर वापस आया तो निशा ने देखा कि उसके हाथ पर एक छाला हो रहा था, जो कि रोज़ बढ़ता ही जा रहा था। उसके शरीर पर और भी छाले पैदा होने लगे। शुरू में तो निशा ने उस पर क्रीम लगाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हें कोढ़ का रोग हो चुका है। इस रोग का कोई इलाज नहीं। लेकिन बेचारे बबलू के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। उसका रोग बढ़ता गया और यूं उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जो भी उसे देखता उससे घिन करके अपना मुंह फेर लेता। और अब तो मोहल्ले वालों ने उनके घर भी आना छोड़ दिया था। सुबह सुबह ही मोहल्ले के मर्द और औरतें उनके दरवाजे पर आए। निशा ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने यही कहा कि आपके पति को कोढ़ का मर्ज लग चुका है, जो कि फैलने वाला रोग है और एक इंसान से दूसरे को लग सकता है। कल को तुम भी उसकी रोगी बन जाओगी और फिर यह पूरा मोहल्ला इस रोग की लपेट में आ सकता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो और इस मोहल्ले से चले जाओ। निशा ने जब उनकी ये बातें सुनी तो कहा, आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं। लेकिन वह बार बार यही कह रहे थे कि हम 2 दिन का समय देते हैं, इसके बाद आप लोगों का सामान हम बाहर गली में फेंक देंगे और इस घर को आग लगा देंगे। इसीलिए अच्छा यही है कि आप हमारा कहना मान लें और ये मोहल्ला छोड़ दें। निशा रोती हुई वापस आई तो उसके पति ने उससे वजह पूछी। उसने बताया कि मोहल्ले वाले हम पर जोर दे रहे हैं कि हम ये मोहल्ला छोड़ दें। बबलू कहने लगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने घर से न जाने का फ़ैसला किया, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद मोहल्ले वाले डंडे लेकर उनके दरवाजे पर इकट्ठा हो गए और फिर ज़बरदस्ती उनको घर से बाहर निकाला और उनके घर से बाहर ताला लगा दिया।
निशा बेचारी बहुत परेशान थी, उसका कोई ठिकाना नहीं था। अपने बीमार पति को लेकर वह वापस अपने मायके आई तो दरवाजे पर उसका पिता खड़ा था। उसने जैसे ही उसके बीमार पति को देखा तो कहा कि हम यहाँ तुम्हें नहीं रहने दे सकते। जिस बीमारी में तुम्हारा पति है तो ये बीमारी हमें भी अपने लपेटे में ले लेगी। तो उसने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए और बेचारी निशा अपने पति को लेकर मारी मारी फिर रही थी। धूप की वजह से उसके जख्म पर जलन होने लगी थी और वह बहुत तकलीफ़ में था। बार बार अपनी पत्नी से यही कह रहा था कि मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, तू मेरी ज़िंदगी से चली जा। इतनी अच्छी है जबकि मैं एक बदसूरत इंसान और ऊपर से ऐसी बीमारी से घिर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। अच्छा ही है शायद मैं जल्दी ही मर जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि तू विधवा हो जाए और फिर सारी ज़िंदगी विधवा होने की वजह से ज़िंदगी तेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाए। मैं तो शुरू से ही तुम्हारे लायक नहीं था। वह ये कहकर रो रहा था, लेकिन निशा उसको तसल्ली दे रही थी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अपने पति को लेकर एक दरबार के सामने गई। दरबार की दूसरी तरफ एक नहर बह रही थी। उसने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं दरबार से कोई लंगर लेकर आती हूँ। फिर वह अपने पति के लिए चावल ले आई। दोनों बहुत भूखे थे, इसीलिए उन्होंने चावल खाए और फिर वहीं शाम हो गई। दरबार के बाहर नहर के किनारे ही उन्होंने रात गुजारने का फैसला किया। वह नीचे घास पर खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। निशा को नींद आ गई, लेकिन बबलू किसी हाल नहीं सो पा रहा था क्योंकि उसके शरीर में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तकलीफ़ की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वह निशा के चेहरे की तरफ देखकर रो रहा था और यही कह रहा था कि काश मेरे बस में होता तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ निशा के कदमों में रख देता, लेकिन मैं खुद इम्तहानों में घिरा हुआ हूँ। वह रोते हुए ऊपर वाले से दुआएं करने लगा कि मैंने तो हमेशा दूसरों के लिए हमदर्दी ही की है, दूसरों की मदद की है, और मैं यह भी जानता हूँ कि ऊपर वाला अच्छे लोगों का ही इम्तहान लेता है। पर अब मैं थक चुका हूँ, मेरे इम्तहान अब ख़त्म कर दो। आधी रात को निशा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पति वहाँ पर नहीं था। वह अपने आप को घसीटता हुआ नहर की तरफ ले गया। वह नहर के किनारे पहुँची तो देखा कि उसका पति बहता हुआ जा रहा है। उसने पति को बचाने के लिए नहर में ही छलांग लगा दी। हालांकि उसे तैरना नहीं आता था, फिर किसी तरह वह नहर से बाहर आ गए। यह निशा का समय था। वह अपने पति से यही कह रही थी कि मुझे छोड़कर आप आत्महत्या करने जा रहे थे। बबलू ने इस बात को कबूल किया कि मैं तंग आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा हूँ और मैं तुम्हें और ज़्यादा मुश्किलों में नहीं डालना चाहता, इसीलिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुका हूँ। सुबह हो चुकी थी। वह अपने पति के लिए दोबारा दरबार से कुछ खाने के लिए लेने गई। वापस आए तो उसने देखा कि बबलू के शरीर पर जो ज़ख्म थे वह काफ़ी हद तक सूख चुके थे। वह हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। फिर जब बबलू को डॉक्टर के पास ले गई तो उसने बताया कि आपके पति ने ऐसा क्या किया। उसने बताया कि पति ने कोई दवाई नहीं ली, बल्कि यह तो खुदकुशी करने जा रहे थे और मैं अपने पति को नहर से निकाला। डॉक्टर ने उस जगह का दौरा किया। ध्यान करने पर पता चला कि नहर के किनारे बहुत से नीम के पेड़ थे। वे नहर की तरफ झुके हुए थे और उसकी शाखाएं पानी में तैर रही थी। डॉक्टर ने बताया कि पानी में नीम के पत्ते मिलने से आपके पति को इस बीमारी से आराम मिला है, लेकिन ये सब तो बहाना है। बीमारी को दूर करना तो ऊपर वाले के हाथ में है। उस रात बबलू ने ऊपर वाले से रो रो कर दुआएं की थी और उसकी दुआएं सुन ली गई थी, इसीलिए अब वह ठीक होने लगा था। कुछ दिनों बाद बबलू पूरी तरह से ठीक हो गया। वह वापस अपने घर गए और मोहल्ले वालों से उन्होंने कहा कि अब बबलू की बीमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कुछ मोहल्ले वाले अभी भी उनके वहाँ रुकने पर तैयार नहीं थे। तो निशा ने आगे बढ़कर तेज़ आवाज़ में कहा कि ये मोहल्ला सभी के लिए है, हमारा घर यहाँ है तो हम यहीं रहेंगे, और अगर किसी ने अब हमें परेशान किया तो फिर हम अदालत में अपनी आवाज़ उठाएंगे। निशा की यह बात सुनकर मोहल्ले वाले दब गए। पुलिस स्टेशन की तरफ से बबलू को कॉल आई। पुलिस स्टेशन बुलाया गया था तो वहाँ पर एक नया इंस्पेक्टर आ चुका था। उसने खुशखबरी सुनाई बबलू को कि तुम्हारी टैक्सी मिल चुकी है और उन लोगों को पकड़ लिया गया है। वहाँ पर वह औरत भी मौजूद थी जिसने बबलू को बेवकूफ़ बनाया था। बबलू उस औरत से मिला और कहा, माँ जी, अपनी मजबूरी दिखा करके झूठ बोलकर किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए, वरना लोग किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और फिर कोई किसी का भी विश्वास नहीं करेगा। बबलू ने नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की और खूब मेहनत की और उसी तरह की कई टैक्सियाँ अब उसने ख़रीद लीं। फिर वह टैक्सियाँ किराए पर देने लगा। वह यही काम जानता था, इसीलिए इसी को अपना बिजनेस बना लिया था।
इसका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था। निशा के पिता काफ़ी बीमार थे। वह अस्पताल में निशा को याद कर रहे थे। बबलू निशा को अपने साथ ले गया। वह अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहे थे कि बेटी मैं गलत था। मेरी सबसे अच्छी बेटी तो तू ही थी और मेरी दोनों बेटियों ने तो मेरा इलाज कराना तो दूर, घर में मुझे एक गिलास पानी भी देना बंद कर दिया। लेकिन मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। निशा अपने पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर अपने घर ले आई और उसकी सेवा करने लगी। वह अपने पिता को बताना चाहती थी कि ये बेटियां ही हैं जो अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं और माता पिता की मौत के बाद भी वह उनके लिए दुआएं करती रहती हैं।